discuss about organic mental disorders. Organic mental disorders. As I already told you that organic mental disorders वो disorders होते हैं, वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका ऑर्गेनिक कॉज होता है, ठीक है, यानी पैथोलॉजिकल लीजन इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। उन डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर बिहेवियरल। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स आर बिहेवियरल, दे आर ईदर बिहेवियरल और psychological disorders that are associated with, जिनमें क्या होता है, they are behavioral और psychological disorders जिनमें क्या होता है, there is transient और permanent brain dysfunction, यानी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, या तो ये बिहेवियरल इन ओरिजिन होंगे या दे आर साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन, जिनमें क्या होता है ट्रांजिएंट और परमानेंट ब्रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट हियर? ट्रांजिएंट मीन्स ब्रीफ, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक इनमें क्या हो जाता है, ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है, या परमानेंटली ब्रेन जो है वो फंक्शन, जिनके जो ब्रेन के मेन फंक्शंस होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। आया समझ? अगर हम ICD-10 की बात करें, ICD-10 ये एक WHO की क्लासिफिकेशन है जिसका चैप्टर F जो है क्लासिफाइज द मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ICD-10 में क्या है, जो ICD-10 का स्टार्टिंग है यानी F00 से लेकर F9 तक, ये कोड दिया गया है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स को, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब भी साइकेट्री में कोई पेशेंट आपके पास आता है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि कोई भी साइकेट्रिक कंडीशन को हमें रूल आउट सबसे पहले उसका ऑर्गेनिक कॉज करना होता है कि वेदर द पेशेंट इज हैविंग सम ऑर्गेनिक कॉज और नॉट। अगर पेशेंट में ऑर्गेनिक कॉज प्रेजेंट है उसको हम लेबल करेंगे विथ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, अगर नहीं है फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स हम पेशेंट को कोई और डिसऑर्डर लेबल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या रूल आउट करना है, किसी भी पेशेंट को ऑर्गेनिक कॉज मत है कोई, ऑर्गेनिक पैथोलॉजी मत है कोई। आया समझ? इसीलिए ICD-10 में इसको पहले नंबर पे रखा गया है। यहां तक आया समझ? अब कौन कौन से डिसऑर्डर्स ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स? क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट इज डिमेंशिया। नंबर सेकंड इज डिलीरियम। नंबर थर्ड इज ऑर्गेनिक amnestic disorder. Number fourth is other organic disorders. इसमें बाकी आते हैं। मेन जो हमें पढ़ने हैं वो 3 है। नंबर फर्स्ट डिमेंशिया पढ़ना है, डिलीरियम, ऑर्गेनिक एमनिस्टिक डिसऑर्डर। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डिमेंशिया। What is dementia? Most important topic in organic mental disorders. Dementia. What is dementia? Number first point. Dementia is an organic mental disorder. Number first point. Number second point is that dementia is also called chronic brain syndrome. Why dementia is called chronic brain syndrome? क्योंकि डिमेंशिया का जो ऑनसेट होता है वो एक्यूट नहीं होता है, it takes long time to get the disease. इसको होने में बहुत टाइम लगता है, that's why I wrote chronic here. It's a chronic brain syndrome. It's also called chronic brain syndrome.
अब डिमेंशिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन डिमेंशिया? Number first, dementia is a chronic, you will define it. It is a chronic organic mental disorder. Mental disorder. Number first, that is characterized by. That is characterized by. किससे हम इसको characterize करेंगे? What are the features? Number first feature. That is characterized by. Number first point. प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस. यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखोगे, जितने भी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है? देयर इज मेमोरी लॉस. डिमेंशिया में कौन सा टाइप ऑफ मेमोरी लॉस हो जाता है? दैट्स प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस? प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस का मतलब है इसमें रिसेंट मेमोरी भी लॉस हो जाती है एंड रिमोट पास्ट मेमोरी भी लॉस हो जाती है. रिसेंट तो रिमोट मेमोरी लॉस. नंबर फर्स्ट पॉइंट ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. नंबर फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस. नंबर सेकंड, देयर इज इम्पेयरमेंट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस. जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं उनमें इम्पेयरमेंट, लर्निंग में इम्पेयरमेंट आ जाती है, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में इम्पेयरमेंट आ जाती है. नंबर थर्ड, जब when there is impairment in the memory, when there is impairment in the intellectual functions, उसकी वजह से जो पेशेंट की जो पर्सनैलिटी होती है वो डिटोरिएट हो जाती है. देयर इज डिटोरिएशन ऑफ पर्सनैलिटी. पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी मीन्स, पर्सनैलिटी एक कॉम्प्लेक्स टर्म होती है जिसमें कैसे एक पर्सन जो है थिंक करता है, फील करता है, बिहेव करता है, यानी उसकी थिंकिंग में, उसके बिहेवियर में, उसके फीलिंग्स में चेंज आ जाती है. कैसे? जब चेंज आ जाती है व्हेन देयर इज इम्पेयरमेंट इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, व्हेन देयर इज इम्पेयरमेंट इन द मेमोरी फंक्शंस. नंबर फोर्थ पॉइंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. तीन चीज़ें हो गई, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस हो गया, इम्पेयरमेंट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस भी हो गया, इम्पेयरमेंट इन द लर्निंग भी, देयर इज डिटोरिएशन ऑफ द पर्सनैलिटी. बट there is no impairment in level of consciousness. यानी पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल में कोई इम्पेयरमेंट, कोई चेंज नहीं आती है. इन डिमेंशिया देयर इज नो इम्पेयरमेंट इन द कॉन्शियसनेस. पेशेंट फुली कॉन्शियस होता है. बट प्रॉब्लम किस में होती है पेशेंट को? पेशेंट में प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होता है, पेशेंट में इंटेलेक्चुअल फंक्शंस इम्पेयर हो जाती है, पेशेंट में लर्निंग फंक्शंस ये इम्पेयर हो जाती है, एंड देयर अकर्स डिटोरिएशन ऑफ पर्सनैलिटी. यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यानी सिंपली आपको याद रखना है, डिमेंशिया मतलब होता है जब ब्रेन के मेंटल फंक्शंस या ब्रेन के फंक्शंस जो है, लाइक थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, जो ब्रेन के मेन कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं, आया समझ, एंड लर्निंग फंक्शंस होते हैं, या मेमोरी फंक्शंस होते हैं, इनमें अगर कुछ इम्पेयरमेंट आती है, क्या आती है? इम्पेयरमेंट आती है. जिस इम्पेयरमेंट की वजह से पेशेंट की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है या सोशल लाइफ, उस पर असर पड़ता है, उस कंडीशन को हम लेबल लगाते हैं डिमेंशिया. सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है, ठीक है? ये आया समझ? अब ये जाहिर सी बात है, इस डिमेंशिया को में हमने पहले इसे ऑर्गेनिक मेंटल, यानी इसमें कोई ऑर्गेनिक कॉज, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, इसके बहुत सारे कॉजेज है. दैट मीन्स जो ब्रेन का पार्ट जिसका काम है मेमोरी को कंट्रोल करना, जिसका काम है हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को कंट्रोल करना, जिसका काम है हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करना, आया समझ? उन पार्ट्स में क्या हो जाता है? उन पार्ट्स में सम पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है, उसी की वजह से डिमेंशिया होता है. आया समझ? अब जो डिमेंशिया है, डिमेंशिया के काजेज यानी इसकी इटियोलॉजी जानने के लिए we classify this dementia into two major categories. On the basis of etiology के बुनियाद पर हम
मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है अब? जी सर अब आई। मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी काज क्या है इस डिमेंशिया का, हाउ डिमेंशिया इज काज्ड। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी हम डिमेंशिया को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू मेजर कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड रिवर्सिबल, पहले आप लिखो इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल डिमेंशिया, इरिवर्सिबल डिमेंशिया एंड रिवर्सिबल डिमेंशिया, रिवर्सिबल डिमेंशिया, ठीक है। अब इरिवर्सिबल एज द नेम इंडिकेट्स, इरिवर्सिबल डिमेंशिया वो टाइप ऑफ डिमेंशिया है जो ठीक नहीं होता है, जो रिवर्स नहीं होता है। रिवर्सिबल में वो टाइप ऑफ डिमेंशिया है, ये वो टाइप ऑफ डिमेंशिया जो ठीक हो सकता है। आया समझ? अब इरिवर्सिबल डिमेंशिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे, व्हाट इज इरिवर्सिबल डिमेंशिया। जैसे आपको मैंने पहले ही बोला, इरिवर्सिबल डिमेंशिया होता क्या है, क्या होता है इरिवर्सिबल डिमेंशिया, जरा बोलो। हाँ, जिसको नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल डिमेंशिया वो डिमेंशिया होता है जो ठीक नहीं हो सकता है, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। आया समझ? अब इसमें क्या 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 दिस इरिवर्सिबल डिमेंशिया, इसमें आते हैं डिजनरेटिव डिजीजेस ऑफ ब्रेन, डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स है, जिन डिसऑर्डर्स में ब्रेन का जो पार्ट है या ब्रेन के जो सेल्स है उनमें डिजनरेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, डिजनरेशन, वो सारे काजेज आते हैं, दोज काजेज आर इरिवर्सिबल काजेज ऑफ डिमेंशिया। अब इसमें कौन कौन सा इरिवर्सिबल काज में कौन कौन सा टाइप आता है, किसमें, इरिवर्सिबल में। ऑलवेज रिमेंबर, जो इरिवर्सिबल काजेज होते हैं ना डिमेंशिया, दोज आर 85%, रिवर्सिबल सिर्फ 15%, यानी मोस्ट कॉमन कौन सा है अब, इरिवर्सिबल डिमेंशिया। आया समझ? अब इसमें कौन कौन से ब्रेन के डिजनरेटिव डिसऑर्डर जिनसे डिमेंशिया होता है। नंबर फर्स्ट इज एल्जाइमर्स डिजीज, एल्जाइमर्स disease. This Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. आया समझ? नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर सेकंड जो इरिवर्सिबल कंडीशन है, दैट इज पार्किंसंस डिजीज। ये मैं थोड़ा सा बोलूंगा भी, ये बहुत बड़े डिसऑर्डर्स है लेकिन थोड़ा सा आइडिया इसका मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज सेकेंड, इट इज ऑल्सो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, इरिवर्सिबल डिमेंशिया इसमें होता है। हंटिंगटन्स, ये हमने पढ़ा है, हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया या डिजीज हो गई 3, दीज आर इरिवर्सिबल। और फोर्थ वन इज पिक्स डिजीज, पिक्स डिजीज, पिक्स डिजीज। दीज आर द कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबल टाइप ऑफ डिमेंशिया। आया समझ? मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है डिमेंशिया का, दैट इज एल्जाइमर्स डिजीज। शाबाश। अब चलिए जी हम चलते हैं अब किस पे, रिवर्सिबल कॉजेज के। व्हाट आर रिवर्सिबल कॉजेज, कौन कौन से रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होते हैं विच कैन बी रिवर्सड बैक, जो ठीक यानी ट्रीटेबल जो होंगे, ठीक है, ट्रीटेबल। वो अनट्रीटेबल होते हैं, दीज रिवर्सिबल आर ट्रीटेबल। इनमें क्या है, नंबर फर्स्ट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, या डायरेक्ट हम लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। नंबर फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज है ना किसका, डिमेंशिया का, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है विच इज द मोस्ट कॉमन इरिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया, व्हाट विल यू राइट, you will write Alzheimer's disease. If the examiner asks you which is the most common reversible cause of dementia, you will write hypothyroidism. नंबर सेकंड जो है टॉक्सिन से होता है, टॉक्सिन से होता है। आया समझ? नंबर थर्ड इन्फेक्शन से होता है, लाइक HIV एड्स से भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस अगर होगा। आया समझ? इन्फेक्शंस। नंबर फोर्थ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अगर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हेवी अमाउंट पे अगर अल्कोहल लेंगे उससे भी हो सकता है, ठीक है। नंबर फिफ्थ इज विटामिन
विटामिन आवाज ब्रेक हो रही है। नंबर 5 इज विटामिन B1 डिफिशियंसी। B1 विटामिन कौन सा विटामिन है, जरा बोलो। B1 विटामिन का नाम क्या है? वेरी गुड, थायमीन डिफिशियंसी, जिस सिंड्रोम को हम बोलते हैं कर्सकॉफस वर्निक्स कर्सकॉफस सिंड्रोम, आया समझ? उससे भी क्या हो सकता है? रिवर्सिबल डिमेंशिया हो सकता है, रिवर्सिबल डिमेंशिया भी हो सकता है। स्ट्रोक से भी डिमेंशिया हो सकता है, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक अगर आया उससे भी हो सकता है। एंड दीज आर द सम कॉजेज ऑफ रिवर्सिबल डिमेंशिया। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपोथायराइडिज्म। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज कौन सा है? टॉक्सिन्स है। आया समझ? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छे से समझ आया? नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स इन डिमेंशिया? क्लिनिकल फीचर्स क्या है डिमेंशिया में? डिमेंशिया में कौन कौन से? पहले क्लिनिकल फीचर्स कुछ हमने पढ़े। नंबर फर्स्ट, पहले हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, पढ़ा ना? दिस इज द मेन सिम्टम, ये मेन सिम्टम है इसका, मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। यानी विथ एज इसकी जो मेमोरी है वो दिन ब दिन क्या हो रही है? लॉस हो रही है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। इसमें रिसेंट मेमोरी भी होगी लॉस, यानी पेशेंटस रोज याद ही पेन कत थो में, पेशेंटस रोज याद ही मैंने मोबाइल कहाँ रखा, पेशेंट को याद नहीं रहता है कि मैंने फॉर एग्जांपल अपनी यूनिफॉर्म कहाँ रखी, पेशेंट को ये चीज़ें याद नहीं रहती है। अगर ज़्यादा इसका स्टेज जो है सीवियर होगा, पेशेंट फॉर एग्जांपल 10 साल पहले उसको गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन अब पेशेंट भूल जाएगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाते हैं। 10 साल पहले एक नर्स को पता था कि इंजेक्शन कैसे देते हैं, कौन सी साइट है, कैसे देते हैं। अब 10 साल के बाद जब इसमें डिमेंशिया होगा, इसको पता ही नहीं होता है कैसे देना है, क्योंकि इसमें मेमोरी लॉस भी होती है। आया समझ? दिस इज डिमेंशिया। नंबर सेकंड पॉइंट, अब ये टर्म आपको याद रखने, क्लिनिकल फीचर्स ये अच्छे से याद रखना। प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, उसके बाद पेशेंट में होता है, आपको 5 एज याद रखना है, 5 एज, 5 एज। Number first A, that is, सर आवाज ही नहीं आ रही है। you will remember 5 A's. आ रही है आवाज अब? पहला जो A है, फर्स्ट इज एग्नोसिया, AGNOSIA, एग्नोसिया। आ रही है आवाज? जी सर। What is एग्नोसिया? एग्नोसिया ये 5 A's है, और ये इनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम हो, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग होते हैं। व्हाट इज एग्नोसिया? इनमें एक सिम्टम होता है एग्नोसिया, एक क्लिनिकल फीचर होता है एग्नोसिया। व्हाट इज एग्नोसिया? कोई बता सकता है? एग्नोसिया मीन्स इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को, जो भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, पेशेंट ने पहले ये ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, बट डिमेंशिया में क्या होता है, ये इन पेशेंट्स को, ये इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीज़ों को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। आया समझ? पेशेंट ने फॉर एग्जांपल, इसको पता था स्टेथोस्कोप क्या, ये स्टेथोस्कोप है, लेकिन उसकी जब इसमें डिमेंशिया हो जाता है, इसको, इसमें मेमोरी लॉस होगी ना, उसके बाद क्या हो जाता है, इसको पता ही नहीं इसका नाम क्या है, इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं या इसको वेंटिलेटर बोलते हैं। आया समझ? एग्नोसिया पहले आपको याद रखना है। एग्नोसिया, एग्नोसिया मीन्स when the patient is not able to recognize or identify the objects or voices or places. नंबर फर्स्ट। अब अगर एग्नोसिया का और एक टाइप होता है, इसी एग्नोसिया का और एक टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसोप, PROSOP, प्रोसोप एग्नोसिया, प्रोसोप एग्नोसिया। व्हाट इज प्रोसोप एग्नोसिया? इट इज अ टाइप ऑफ एग्नोसिया। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं फेस ब्लाइंडनेस, फेस ब्लाइंडनेस। व्हाट इज प्रोसोप एग्नोसिया? व्हेन द पेशेंट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज ओन फैमिली मेंबर्स। आया समझ? व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज ओन फैमिली मेंबर्स, उस टाइप ऑफ एग्नोसिया को हम बोलते हैं प्रोसोप एग्नोसिया। चलिए जी आगे। उसके बाद सेकंड ए, सेकंड ए कौन सा है? दैट इज एटैक्सिया,
एटैक्सिया आपने सुना होगा। एटैक्सिया मीन्स इट इज़ द इम्पेयरमेंट इन मोटर एक्टिविटी या when there is impairment in motor activity या coordination। पेशेंट छन हेका सुध रोजित कहीं, इसका जो गेट हो जाता है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एटैक्सिया। क्या बोलते हैं? व्हाट इज एटैक्सिया? व्हेन देयर इज इम्पेयरमेंट इन द गेट ऑफ ए पेशेंट या इम्पेयरमेंट इन मोटर एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन ऑफ ए पेशेंट, उसको हम एटैक्सिया बोलते हैं। आया समझ? उसके बाद थर्ड जो ए है दैट इज एप्रैक्सिया, APRAXIA, एप्रैक्सिया। व्हाट इज एप्रैक्सिया? देखिए, एटैक्सिया का मतलब होता है पेशेंट गेट में नहीं होता है, पेशेंट का शुद्ध प्रॉपर वे में ये खड़ा नहीं रह, प्रॉपर पोस्चर में ये खड़ा नहीं रह सकता है। एप्रैक्सिया में क्या होता है? इसमें मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या है? एटैक्सिया में गेट में प्रॉब्लम होती है, गेट में या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। बट इन केस ऑफ एप्रैक्सिया देयर इज डिफिकल्टी इन मूवमेंट या एक्टिविटी। पेशेंट को अगर हम बोलेंगे ना कोई काम करने के लिए, वो प्रॉपर मूवमेंट से वो काम नहीं कर पाता है। व्हेन द पेशेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म सिंपल टास्क्स और सिंपल मूवमेंट्स इन अ प्रॉपर वे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एप्रैक्सिया। आया समझ? डिफरेंस क्या है एटैक्सिया और एप्रैक्सिया में? एप्रैक्सिया हमें पता चलता है जब हम पेशेंट को बोलते हैं कोई काम करने, कोई मूवमेंट करने के लिए। एटैक्सिया हमें नॉर्मल पता, अगर पेशेंट रेस्ट में भी हमें पता होता है कि एटैक्सिया इसमें जो गेट है इसका गेट एबनॉर्मल है। आया समझ? आया समझ यहां तक? यस सर। कितने एज हमने पढ़े? 3 एज। अब और एक ए है, फोर्थ ए, दैट इज एफेजिया। एफेजिया, देखिए जहां पे भी फेजिया होगा ना, दैट मीन्स फेजिया का मतलब स्पीक, वॉइस। आया समझ? अब एफेजिया क्या है? एफेजिया व्हेन द पेशेंट इज नॉट एबल टू, inability to speak or communicate, inability to speak or communicate। when patient is not able to speak, when patient is not able to communicate, जब पेशेंट में स्पीकिंग कम्युनिकेटिंग एबिलिटीज खत्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एफेजिया। आया समझ? नाउ फिफ्थ ए कौन सा है? फिफ्थ ए दैट इज एमनीशिया। एमनीशिया, व्हाट इज एमनीशिया? सीवियर मेमोरी लॉस is called amnesia। आया समझ? This was all about the clinical features of dementia, जिसमें हमने प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस पढ़ा और 5 A's पढ़े। और क्या होता है? और हमने पढ़ा था there is impairment in cognitive functions like इसकी इंटेलिजेंस में impairment, patient is not able to अंडरस्टैंड द थिंग्स, उसकी जो क्या बोलते हैं हम उसको, रीजनिंग कैपेबिलिटीज, जजमेंट कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती है। आया समझ? पेशेंट बिकम्स डिसओरिएंटेड, इसमें पेशेंट क्या हो जाता है? डिसओरिएंटेड हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसओरिएंटेड? मैं बोल रहा हूँ पेशेंट को और एक कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यानी कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक इंटेलिजेंस है, जजमेंट है, रीजनिंग है, ओरिएंटेशन है, उनमें क्या आ जाती है? इम्पेयरमेंट आ जाती है। आवाज आ रही है आप? उसके बाद इसके बिहेवियर में चेंज आ जाती है, बिहेवियरल इम्पेयरमेंट आ जाती है। बिहेवियरल इम्पेयरमेंट, जैसे हमने उसमें एटैक्सिया एक पढ़ा बिहेवियरल इम्पेयरमेंट में, ये आया समझ? उसके बाद इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन एक होता है, उसको हम बोलते हैं सन डाउनर। ये याद रखना, सन डाउनर फिनोमिनन। सन डाउनर फिनोमिनन, व्हाट इज सन डाउनर फिनोमिनन? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, सनडाउनर फिनोमिनन occurs in organic mental disorders। किन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में सन डाउनिंग फिनोमिनन होता है? वन इज डिमेंशिया एंड डिलीरियम। इन दोनों में क्या होता है? सन डाउनिंग हो जाती है। व्हाट इज सन डाउनर फिनोमिनन?
देखिए सनडाउनर फिनोमिनन क्या होता है, सनडाउनर फिनोमिनन, सनडाउनर फिनोमिनन। यहाँ पे सनडाउनर यानी यम सातन आफ्ताब क्या लोसान, आया समझ। इससे क्या हो जाता है, यानी आफ्टरनून के बाद क्या हो जाता है, पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं। जो ही आफ्टरनून यानी यम सातन मगरिब का टाइम आ जाता है, क्या आ जाता है, मगरिब का टाइम स्टार्ट हो जाता है, सन डाउनिंग हो जाती है ना, हो जाता है सन डाउन। इससे क्या होता है, पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, लाइक पेशेंट बिकम्स ड्राउजीनेस आ जाती है, ड्राउजीनेस। पेशेंट में कंफ्यूजन आ जाता है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भी हमने पढ़ा था। पेशेंट अटैक्सिया आ जाता है। और पेशेंट में क्या होता है, एजिटेटेड, पेशेंट बिकम्स एजिटेटेड, एजिटेटेड। कितने सिम्टम्स, नंबर फर्स्ट ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, अटैजिया एंड एजिटेशन। और देयर में आल्सो अकर एक्सीडेंटल फॉल्स, एक्सीडेंटल फॉल्स, एक्सीडेंटल फॉल, पेशेंट पे वस वस ड्यूरिंग नाइट। आया समझ। ये सिम्टम्स कब आते हैं, ये सिम्टम्स आते हैं आफ्टरनून में। दैट्स वाई दीज सिम्टम्स को हम बोलते हैं सन डाउनिंग सिम्टम्स। वहां पे क्वेश्चन आता है सन डाउनिंग सिम्टम्स किस कंडीशन में देखे जाते हैं। यू विल राइट सन डाउनिंग सिम्टम्स डिमेंशिया में भी होते हैं और डिलीरियम में भी होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं सन डाउनिंग सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, एजिटेशन, एक्सीडेंटल फॉल्स, अटैक्सिया। आया समझ, आया समझ यहां तक। यस सर। चलिए जी, बोर मांगो, समझ अच्छे से आ रहा है। जी सर। और इसमें होता है हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स, hallucinations and delusions, that's why they are included in psychotic disorders। अब इनमें कौन सा टाइप ऑफ हेलुसिनेशन होता है, इनमें होता है जी विजुअल हेलुसिनेशन। Visual hallucination is the most common type of hallucination seen in organic mental disorders। Schizophrenia में कौन सा टाइप ऑफ ये होता है hallucination, auditory hallucination। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स उसमें विजुअल हेलुसिनेशन पाया जाता है। यहाँ तक आया समझ। उसके बाद चलिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिमेंशिया। एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, और एक क्लासिफिकेशन होती है, वो आप न्यूरोलॉजी में पढ़ोगे, वो छोड़ो, उससे ये लंबा हो जाएगा। अब हमने इरिवर्सिबल में कुछ पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो है डिमेंशिया है, वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है डिमेंशिया का, वो क्या हमने पढ़ा था, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है डिमेंशिया का, एल्जाइमर्स, एल्जाइमर्स डिजीज। अच्छा मुझे बोलिए व्हाट इज एल्जाइमर्स डिजीज, एल्जाइमर्स डिजीज क्या है, व्हाट इज एल्जाइमर, कोई बता सकता है। एल्जाइमर्स डिजीज, एल्जाइमर्स डिजीज, देखिए एल्जाइमर्स डिजीज इसको हम और एक नाम बोलते हैं सीनाइल डिमेंशिया, सीनाइल डिमेंशिया। क्यों बोलते हैं इसको सीनाइल डिमेंशिया, एनीबॉडी, बोलिए, कैसे नहीं पाए। सीनाइल मीन्स ये एज रिलेटेड होता है, एज रिलेटेड। सीनाइल मतलब ये उन बेबीज नहीं, उन पर्सन्स में होता है जिनकी एज मोर देन 65 ईयर्स होती है। ये टाइप ऑफ डिमेंशिया किन में होता है, सीनाइल पर्सन्स में होता है, यानी जिनकी एज मोर देन 65 ईयर्स होते हैं, ओल्ड एजेड पर्सन्स में ये डिजीज होती है, ये डिमेंशिया होता है। अब आपको पता है कि ये डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स डिजीज में डिमेंशिया होता है। अब इसमें क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें वही चीज़ें होती है जो डिमेंशिया में होती है। क्या क्या, देयर इज इम्पेयरमेंट इन मेमोरी, मेमोरी में इम्पेयरमेंट आ जाती है, कॉग्निटिव फंक्शंस में इम्पेयरमेंट आ जाती है, और जजमेंट, लाइक जजमेंट है, कॉग्निटिव फंक्शन में जजमेंट है। पेशेंट की लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट आ जाती है, पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ में इम्पेयरमेंट आ जाती है, वही चीज़ है। सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है अल्जाइमर्स डिजीज़ है ना, ये डिमेंशिया ही है, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप डिमेंशिया, लेकिन ये एज रिलेटेड डिमेंशिया होता है।
अब अल्जाइमर्स डिजीज में होता क्या है, ड्यू टू एजिंग क्या हो जाता है, जो नर्व सेल्स जिनका काम होता है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इस एसिटाइल कोलिन का काम होता है हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस को, हमारी मेमोरी फंक्शंस को, या हमारे जजमेंट और लैंग्वेज फंक्शंस को कंट्रोल करना। इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। अब वो सेल्स जिनका काम है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को बनाना, ड्यू टू एजिंग से उन सेल्स की डिजेनरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? ड्यू टू एजिंग उन सेल्स की डिजेनरेशन हो जाती है। जब वो सेल्स डिजेनरेट हो गई, मुझे बोलिए एसिटाइल कोलिन ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? कम। जब एसिटाइल कोलिन कम बनेगा, मुझे बोलिए उस पर्सन में कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे होंगे कि उनकी इंपेयरमेंट हो जाएगी? देयर विल बी इंपेयरमेंट। जो मेमोरी फंक्शन है वो भी क्या होंगे? इंपेयरमेंट हो जाएगी उनकी। जो उनकी लैंग्वेज है वो भी इंपेयर हो जाएगी, जो उनके एक्टिविटीज है वो भी इंपेयर हो जाएगी। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड अल्जाइमर्स डिजीज। आया समझ? आया समझ? अब चलिए, इस अल्जाइमर डिजीज के असल में 7 स्टेजेस है, लेकिन इसको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज? 3। नंबर उस पहले को हम बोलते हैं माइल्ड डिमेंशिया। उसके बाद मॉडरेट डिमेंशिया, उसके बाद सीवियर डिमेंशिया। देखिए, मॉडरेट डिमेंशिया में पेशेंट कुछ चीज़ें भूलता है, पूरा डिमेंशिया इसमें नहीं, सिर्फ डिमेंशिया का ऑनसेट इसमें होता है। लेकिन मॉडरेट डिमेंशिया में क्या होता है, पेशेंट स्टार्ट्स फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइक पेशेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि पेशेंट को ये नहीं पता होता है मैंने मोबाइल कहाँ रखा, पेशेंट को ये नहीं पता होता है मेरा ब्रश किधर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पेशेंट भूल जाता है। उसके बाद है सीवियर में क्या हो जाता है, सीवियर में पेशेंट को अपने फैमिली मेम्बर्स भी याद नहीं रहते हैं। आया समझ? एंड दीज आर द स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। ये किसके स्टेज